नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में महान्यायवादी के बारे में अध्ययन करेंगे। 2019 में आईएएस के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था और 2023 की 24 में महाधिवक्ता के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था मेंस में। तो इसी बहाने महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों का अध्ययन करेंगे। महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है। चर्चा कीजिए। ये प्रश्न है कि महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है। चर्चा कीजिए। द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिस्कस। संविधान द्वारा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के संबंध में प्रावधान किया गया है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन कि पहले महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है, वकील होता है। चर्चा करें तो पहले इंट्रो दे दिए इसमें कि किस अनुच्छेद में है, नियुक्ति कौन करता है, किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, योग्यता क्या है, 4 लाइन में। संविधान द्वारा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के संबंध में प्रावधान किया गया है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। पहला, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा उसे संदर्भित किया जाता है। कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा उन्हें संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए एक विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना। संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त किए गए कार्यों का निर्वहन करना। तो 3 बातें हैं, 3 कर्तव्य हैं कि कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए एक विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना। संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त किए गए कार्यों का निर्वहन करना। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तथा भारत सरकार के वकील के रूप में कार्य करता है। वर्ष 1950 की एक अधिसूचना के माध्यम से उसे राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित कर्तव्यों को सौंपा गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होना, ये कर्तव्य है इसके। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। ये 2 कार्य और हैं इनके कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होना और संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत किसी कानूनी, किसी संवैधानिक मसले पे राय ले सकते हैं। तो उसमें महान्यायवादी ही प्रतिनिधित्व करते हैं सरकार की या राष्ट्रपति का। इन कर्तव्यों के साथ साथ महान्यायवादी को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का भी अधिकार है। वह उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं का भी लाभ लेता है जो संसद के किसी सदस्य के लिए उपलब्ध होती हैं। हालांकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक अधिवक्ता नहीं होता है। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक अधिवक्ता नहीं होता। वह सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आता तथा उसे निजी विधिक प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाता। ये लाइन महत्वपूर्ण है। बीपीएससी के प्रीलिम्स में 2025 में प्रश्न आया था एक स्टेटमेंट के रूप में कि महान्यायवादी सरकार का
पूर्णकालिक अधिवक्ता होता है? तो गलत बात है। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक अधिवक्ता नहीं होता। वह सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आता तथा उसे निजी विधिक प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाता, परंतु वह भारत सरकार के विरुद्ध सलाह या विवरण नहीं दे सकता तथा भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में अभियुक्तों का बचाव नहीं कर सकता। इस प्रकार से महान्यायवादी के कर्तव्य तथा विशेषाधिकार उस पर लगाई गई कुछ सीमाओं के साथ उसे भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार तथा वकील बनाते हैं। इस प्रकार महान्यायवादी के कर्तव्य तथा विशेषाधिकार उस पर लगाई गई कुछ सीमाओं के साथ उसे भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार तथा वकील बनाते हैं। फिर भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में सरकार के स्तर पर विधिक मामलों की देखरेख के लिए पृथक विधि मंत्री कुछ सीमा तक महान्यायवादी के कार्यों को एक अधीनस्थ स्थिति प्रदान करते हैं। अब देखते हैं लक्ष्मीकांत की बुक से इसके बारे में कुछ और बातें। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। नियुक्ति एवं कार्यकाल। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक होती हैं। उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को भी लेकर कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तब तक बने रह सकता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। परंपरा यह है कि जब सरकार यानी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो उसे त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है। उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में जो कार्यकारी वाला हिस्सा है महान्यायवादी के बारे में दिया गया है। कार्य एवं शक्तियां। भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के कर्तव्य हैं। भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दें जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपता है। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अधिकार एवं मर्यादाएं क्या हैं महान्यायवादी की? भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं संसद सदस्य की तरह। किसी भी जटिलता और कर्तव्य के संघर्ष से बचने के लिए महान्यायवादी पर निम्नलिखित सीमाएं लगाई गई हैं। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता।
बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक कि विधि एवं न्याय मंत्रालय वैधानिक मामले विभाग के माध्यम से इस आशय का कोई प्रस्ताव या संदर्भ उसे प्रेषित नहीं किया जाता, वह भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक उपक्रम या वैधानिक संगठन को अपनी सलाह नहीं देगा। हालांकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी विधिक अभ्यास लीगल प्रैक्टिस से रोका नहीं जा सकता। ये क्या है? भारत का महाधिवक्ता। तो भारत का महान्यायवादी एक है, एक राज्य का महाधिवक्ता और एक भारत का महाधिवक्ता नाम से भी कुछ है। महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं। वे हैं भारत सरकार के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता। वे महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि महान्यायवादी का पद संविधान निर्मित है। अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में पृथक विधि मंत्री होता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी के संसद के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े अधिकार। 105 में महान्यायवादी की शक्तियां, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। फिर राज्य का महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। यहाँ से यूपीपीसीएस मेंस में प्रश्न पूछा गया था 2023 या 22 में। राज्य के महाधिवक्ता। संविधान अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। नियुक्ति एवं कार्यकाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार यानी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है। संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को भी निश्चित नहीं किया गया है। उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अधिकार एवं शक्तियाँ। राज्य में वह मुख्य कानून अधिकारी होता है। इस नाते महाधिवक्ता के कार्य निम्नवत हैं। राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है। उसे भी वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं।
अनुच्छेद 165 में है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। 177 राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार। 194 में महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार, प्रतिरक्षा। 76 में भारत के महान्यायवादी। 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 165 में राज्य के महाधिवक्ता। 243I में राज्य वित्त आयोग। 243K में राज्य निर्वाचन आयोग। 243ZD में जिला योजना समिति। ZE में महानगरीय योजना समिति। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। 279A में GST काउंसिल। 280 में वित्त आयोग। 307 में अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग। 315 में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। 324 में निर्वाचन आयोग। 338 में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 339 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग। 344 में राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति। 344 में राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति। 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान जोड़ा गया था 350B में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।